श्रीलंका के संसदीय चुनाव में क्या हुआ है? बड़ा उलटफेर हुआ है। जानेंगे क्या है मामला, भारत के लिए ये कितना ज्यादा बढ़िया है या खराब है। तो वहीं दूसरी तरफ आंधी तूफान की तरफ भारत की तरफ लौटेंगे विदेशी निवेशक। चाइना का लॉलीपॉप धरा का धरा क्यों रह रहा है? जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। श्रीलंका के निर्वाचन आयोग की ओर से घोषित आधिकारिक चुनाव परिणामों के अनुसार राष्ट्रपति अनुराग कुमार दिसानायके की पार्टी नेशनल पीपुल्स पावर ने बृहस्पतिवार को संसद में बहुमत हासिल कर लिया। श्रीलंका के निर्वाचन आयोग के वेबसाइट की ओर से 11 बजे तक जारी आंकड़ों के अनुसार मलिमावा चिन्ह के तहत चुनाव लड़ने वाली एनपीपी ने 123 सीटें जीती है। बाकी 171 सीटों पर परिणाम की घोषणा हो। कुल 196 सीटों में से 25 सीटों के परिणाम घोषित होने बाकी है। राष्ट्रीय स्तर पर कुल मतदान के आधार पर सभी दलों को 29 सीटें मिलने की उम्मीद है। एनपीपी को 68 लाख या 61% मत प्राप्त हुए हैं, जिससे वो अपने प्रतिद्वंदी पर बढ़त बनाए हुए। पार्टी 2/3 बहुमत प्राप्त करने की दिशा में आगे बढ़ रही है, क्योंकि उसे 29 सीटों में से अधिक सीटें मिलने की उम्मीद है, जिससे पार्टी 225 सदस्यीय सदन में 150 सीटों के साथ पूर्ण बहुमत हासिल कर लेगी। तमिल अल्पसंख्यकों की सांस्कृतिक राजधानी उत्तरी जाफना जिले में एनपीपी के पारंपरिक तमिल राष्ट्रपति पार्टियों पर पूरे जिले में विजय प्राप्त की है। एनपीपी ने जाफना प्रांत में 6 में से 3 सीटें जीती है, जिससे वहां वर्चस्व रखने वाली पारंपरिक तमिल पार्टियों को झटका लगा है। इससे पहले कभी सिंगली बहुल कोई पार्टी जाफना नहीं जाती। पुराने यूनाइटेड नेशनल पार्टी ने भी पहले जाफना में 1 सीट जीती थी। एनपीपी ने जाफना जिले में 80,000 से अधिक मतों से जीत हासिल और बृहस्पतिवार को हुए मतदान की अंतिम गणना में पुरानी तमिल पार्टी 63,000 से कुछ अधिक मतों से पीछे रही। ये राष्ट्रपति दिसानायके के चुनाव पूर्व टिप्पणियों के अनुरूप है, जिन्होंने कहा था कि उनकी पार्टी को सभी समुदायों द्वारा एक सच्ची राष्ट्रीय पार्टी के रूप में स्वीकार किया जा रहा है। एनपीपी नेता दिसानायके ने कहा कि एक समुदाय को दूसरे के खिलाफ खड़ा करने और विभाजित करने का युग समाप्त हो गया, क्योंकि लोग एनपीपी को अपना रहे हैं। एनपीपी ने अपने मूल जनता विमुक्ति प्रेरणा के तहत सत्ता साझा करने के किसी भी प्रयास का जबरदस्त विरोध किया था, जो एलटीटी के सशस्त्र अलगाववादी अभियान के दौरान तमिलों का एक प्रमुख मांग था। तमिलों ने उन्हें केवल सिंगली बहुसंख्यक नस्लवाद के रूप में देखा। यह चुनाव तय समय से पहले हुआ है, क्योंकि दिसानायके ने सितंबर में राष्ट्रपति के रूप में कार्यभार संभालने के तुरंत बाद संसद को बर्खास्त कर दिया। नई संसद का सत्र अगले सप्ताह शुरू होने वाला है। हालांकि अब देखना होगा कि यहाँ पर चुनाव के बाद भारत के साथ श्रीलंका के रिश्ते कैसे रहते हैं और क्या सब कुछ सामान्य रहता है या फिर चीजें यहाँ पर बिगड़ती हैं। श्रीलंका और चाइना के बीच रिश्तों का क्या सीन होता है, ये बहुत ज्यादा मायने करेगा, क्योंकि ये उस पार्टी से आते हैं जिन्हें माना जाता है चाइना का समर्थक। हालांकि इन्होंने इस बात को कहा है कि हम किसी के बीच में फंसना नहीं चाहते हैं और फंसकर नहीं रहना चाहते हैं बड़ी शक्तियों के बीच में। हम सिर्फ यही चाहते हैं कि हम कैसे आगे बढ़ेंगे, हम कैसे ग्रो करेंगे, हम इस चीज को देखना चाहते हैं। वैसे आपको बता दूं, यहाँ पर इकोनॉमिक पावर इस्तेमाल करा है चाइना ने, और चाइना ने श्रीलंका को कई बार पैसे भी दिए हैं। और अब की डेट में ये लग रहा है कि देखना होगा संसद में बहुमत आने के बाद राष्ट्रपति क्या क्या फैसले लेते हैं, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी चीज होगी। अब चाइना ने यहाँ फ्लड के बाद इन्हें काफी सारा पैसा दिया है, तो ये पैसा यूं ही नहीं दिया होगा। एक बात तो तय है, ये इससे सूद समेत वापस इस्तेमाल करना चाहेंगे। वहीं दूसरी बात, यहाँ पर एक चीज चल रही है कि कहीं ऐसा ना हो कि चीजें उल्टी पड़ती दिखे, क्योंकि श्रीलंका में 200 चीनी नागरिकों को भी अरेस्ट किया गया है साइबर फ्रॉड के मामले को देखते हुए। तो यहाँ पर आने वाले समय में बहुत सारी चीजें हैं जो देखने को मिलेगा कि किस तरीके से दोनों देशों के बीच में संबंध रहता है। भारत के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है कि भारत इसके साथ किस तरीके से संबंध को बना रख पाता है। भारत के बगल में है और ऐसे में बगल में होने की वजह से भारत को काफी कुछ देखना होगा रणनीतिक रूप से। ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्या ये पूरी तरीके से चाइना के पक्ष में जाएंगे और भारत के लिए खटास लेकर आएंगे,
ये बहुत ज्यादा मायने करता है। विश्लेषक ये कहते हैं कि अनुरा दिसानायके चीन के समर्थक हैं। अनुरा वामपंथी हैं और मार्क्सवादी विचारधारा के हैं। जब श्रीलंका में 2022 को तख्ता पलट हुआ था तो दिसानायके ने भारत के सैनिकों को श्रीलंका में भेजने का विरोध किया था। इसके अलावा दिसानायके जब अपने पार्टी जेवीपी पार्टी के सिर्फ नेता भर थे तभी उन्होंने श्रीलंका को लेकर भारत के हर फैसले का विरोध किया। अब जब दिसानायके सत्ता में हैं तो संसदीय चुनाव में उनकी पार्टी का दबदबा भी है। भारत के हर प्रोजेक्ट को बंद कराने का भी यहाँ पर वादा किया है। तो आने वाले समय में देखना होगा कि ये किस तरीके से रिएक्शन करते हैं। जहाँ एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ बात करें भारत की तो आंधी तूफान की तरह लौटेंगे विदेशी निवेशक और चीन की लॉलीपॉप धरी की धरी रह जाएगी, ये कहना है कई एक्सपर्ट का। मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज के संस्थापक और अनुभवी निवेशक रामदेव अग्रवाल ने एक बड़ा दावा किया है। उन्होंने भविष्यवाणी की है कि जब विदेशी संस्थागत निवेशक वापस लौटेंगे तो निफ्टी इंडेक्स 30,000 तक पहुंच सकता। अग्रवाल ने गुरुवार को भारतीय शेयर बाजार के सकारात्मक नजरिया साझा किया। पिछले कुछ समय में विदेशी निवेशकों ने चीन का रुख किया है। उसने अपनी अर्थव्यवस्था में जान फूंकने के लिए बड़े प्रोत्साहन पैकेज का ऐलान किया है। इसके कारण भारतीय बाजारों से तेजी से पैसा निकलकर चीनी बाजारों में गया है। यह स्थानीय बाजारों में गिरावट की बड़ी वजह बनी, लेकिन उनकी वापसी भी तय मानी जा रही है। कहा जा रहा है अमेरिका के साथ दुनिया के केवल 2 ग्लोबल बाजारों में से एक के रूप में भारत की अनूठी स्थिति है। भारतीय बाजार समय के साथ भरोसेमंद रिटर्न देता है। हाल ही में एफआईआई के आउटफ्लो को लेकर अग्रवाल ने स्वीकार किया कि निवेशक अक्सर चीन और कोरिया जैसे अन्य एशियाई बाजारों में डाइवर्सिफिकेशन का फायदा लेते। हालांकि अग्रवाल का कहना है कि भारत की मजबूत आर्थिक बुनियाद और विकास क्षमता एफआईआई को वापस आकर्षित करेगी। अग्रवाल के अनुसार एक बार जब वे भारत से बाहर निकल जाते हैं तो फिर से एंट्री बहुत धमाकेदार होगी। हो सकता है कि जब वे वापस आए तो निफ्टी इंडेक्स 30,000 तक पहुंच जाए। अग्रवाल ने भारतीय निवेशकों को सलाह दी है कि वे बाजार के चक्रों का समय निकालने के प्रयास के बजाय पूरी तरीके से निवेश बनाए रखें, खासकर भारत की ऊंची कंपाउंडिंग क्षमता को देखते हुए। बाजार के अपने 45 सालों के अनुभव के आधार पर अनुभवी निवेशक ने जोर देकर कहा कि जो निवेशक लंबी अवधि के नजरिए को बनाए रखते हैं और छोटी अवधि में बाजार में उतार चढ़ाव का सामना करते हैं उन्हें काफी लाभ होता है। उन्होंने कहा कि निवेशित रहें, कंपाउंडिंग को अपना जादू चलाने दें। और यहाँ पर कहा जा रहा है कि जिस तरीके से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक इसका असर देखने को मिलेगा। वहीं दूसरी तरफ स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख रहे हैं, ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म है CLSA, ये अब भारत के ऊपर फिर से अपना ध्यान लगा रहा है। काफी कुछ पैसा निकलने के बाद भी ये कह रहा है कि नहीं जी, अब डोनाल्ड ट्रंप आ गए हैं, यानी चाइना के लिए स्थिति ठीक नहीं है और अब हमें जो शिफ्ट था इंडिया टू चाइना उसको रिवर्स करने की जरूरत है और अब हमें ध्यान देना होगा भारत के ऊपर, क्योंकि यहाँ पर चाइना और भारत की बात करें तो भारत में 20% ज्यादा का रिटर्न का ओवरवेट है। दूसरी तरफ ये भी देखा जा रहा है कि ट्रंप 2.0 के बाद चीजें बदलेगी। एनपीसी में रिस्क जो है धीरे धीरे कम हो रहा है। ये सारी चीजें इन्होंने बयान करी है। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।